हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपके जो लास्ट 2 महीने की बात करें, अगर हम एग्जाम में अब 2 महीने ही रह गए हैं मोटे मोटे, या फिर मैं कह सकता हूँ 60 दिन ही रह गए हैं, तो ये 60 दिन क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी में। जैसे कि आप CSR नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये 60 दिन जो होंगे वो किस तरीके से पूरा रोल प्ले करने वाले हैं एक टॉपर बच्चे में और एक एवरेज बच्चे के अंदर। देखो, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि आप जैसी प्रिपरेशन शुरू से करते हैं वैसी रहती है। लास्ट के 16 डेज में आपके यहाँ पर जो भी आपके टॉपर्स होते हैं या फिर जो भी आपके एवरेज बच्चे होते हैं वो क्या गलतियां या फिर क्या ऐसी अलग चीज करते हैं जिसकी वजह से वो एक डिफरेंट चीज करते हैं, और यहाँ पर एवरेज बच्चा जो शायद एग्जाम क्वालिफाई कर रहा होता है लेकिन वो कुछ गलतियां ऐसी कर देता है जिसकी वजह से वो अपना एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं कर रहा होता है। और यहाँ पर कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं शुरू से एंड तक, लेकिन एंड मोमेंट पे जब वो अपनी स्ट्रेटेजीज में कुछ एक चेंज नहीं लेकर आ पाते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पर उनकी जो रैंक आनी चाहिए थी वो रैंक नहीं आ पाती है, और जो एग्जाम क्वालिफाई कर रहे होते थे वो भी एग्जाम नहीं होता है। और क्या ऐसा टॉपर अलग से करता है जिससे वो सबसे अलग हो जाता है, और यहाँ पर वो अलग तरह से आपकी रैंक देखने के लिए मिलती है उनकी, या फिर वो एग्जाम अगर क्वालिफाई नहीं भी कर रहा होता है तो वो इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके कुछ अपनी रैंक को इंप्रूव करता ही करता है। क्योंकि देखिए, अगर आप बात करें यहाँ पर तो बुक्स भी सेम होती है, सिलेबस भी सेम होता है, और यहाँ पर दिन भी सबके पास सेम है। ऐसा तो है नहीं कि भाई जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनके पास कोई 24 घंटे से ज्यादा टाइम मिलता है, या फिर जो आपका एवरेज स्टूडेंट होता है, या फिर एवरेज की जगह मैं कहूंगा एक नॉर्मल स्टूडेंट जो भीड़ में, यहाँ पर बोलते हैं कि भीड़ में जो सब एक जैसा कर रहे होते हैं वैसा ही अगर फॉलो करता है तो उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो इसी के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी कहूंगा, तो जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी भी ऑल इंडिया रैंक कुछ टाइम पे 5 आई थी। तो कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखी है, जो मुझे लगता है कि आपको शायद अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो उससे बहुत आपको इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगी अपने रैंक के अंदर भी। अगर आप एग्जाम नहीं भी क्वालिफाई कर रहे होंगे तो हो सकता है वो एग्जाम आप आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ मोटी मोटी चीजें बताऊंगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप एक टॉपर स्टूडेंट के बीच में बात करते हैं और एक आप एवरेज स्टूडेंट के बीच में बात करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है डिसीजन क्वालिटी और फीडबैक की, है ना। तो एवरेज स्टूडेंट क्या होता है, एक स्टडी करता है, स्टार्ट करता है वो सेम पॉइंट पे जहां पर टॉपर स्टार्ट करता है, लेकिन एवरेज स्टूडेंट जो रहता है उसके अप्रोच की वजह से जहां से वो स्टार्ट करता है वो वहीं रह जाता है, लेकिन जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो कहीं ना कहीं ग्रो करता है और अपनी रैंक को भी इंप्रूव कर लेता है। आइए अब इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या यहाँ पर आप गलतियां कर रहे होंगे और आप उन गलतियों के किस तरह से यहाँ पर रोक सकते हैं और अपने माइंडसेट को चेंज करके एक टॉपर के माइंडसेट में बदल सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अगर बात करूं, सबसे पहली चीज कि आप अपना टाइम ट्रैक करना बंद करिए। काफी सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि सर मैं 8 घंटे रोज पढ़ रहा हूँ, 10 घंटे रोज पढ़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है ना। हमारे पास भी काफी सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर हमने 10 घंटे आज पढ़ाई करी थी, लेकिन फिर भी वो 10 घंटे पढ़ने के बावजूद भी हम अपने मार्क्स में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं ला पा रहे। मैं 2 बार से तैयारी कर रहा हूँ, मैं 3 बार से तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं पर अगर एक टॉपर स्टूडेंट की बात करेंगे तो वो कभी भी अपना टाइम ट्रैक नहीं करता है। वो ये ट्रैक करता है कि अगर मैंने इतने घंटे पढ़ाई करी है तो उसमें मैंने क्या क्वालिटी पाई, है ना। 8 घंटे अगर मैं पढ़ रहा हूं तो दोनों ही बच्चे 8 घंटे पढ़ रहे होंगे, लेकिन एक होगा जो 8 घंटे बस ये फोकस कर रहा होगा कि कैसे नोट्स पूरे करे जाए, कैसे सिलेबस पूरा करा जाए, किस तरीके से मैं अपने नोट्स बना के इसको इतना कुछ कर लूं, मैं ऐसा कर लूं वैसा कर लूं। वो पीछे पड़ा रहेगा सिलेबस खत्म करने के लिए। लेकिन जो टॉपर स्टूडेंट रहा होगा वो हमेशा ये देखेगा कि आज मैंने अगर ये टॉपिक किया है तो उसकी वजह से मैं यहाँ पर कितने मार्क्स को इंप्रूव कर सकता हूँ अपने एग्जाम के अंदर। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने भी क्वांटम केमिस्ट्री स्टार्ट करी और एक टॉपर बच्चा है उसने भी केमिस्ट्री स्टार्ट करी क्वांटम केमिस्ट्री से ही, दोनों ने क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ी, लेकिन क्या डिफरेंस आता है कि आपने जो पढ़ाई की थी वो आप वहां पर क्वेश्चन को अप्रोच ही नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आप एग्जाम में बैठे तो आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्वांटम का क्वेश्चन भी है या नहीं, और क्वांटम का क्वेश्चन है तो आपको लगेगा कि यार ये मैंने पढ़ा तो था लेकिन फिर भी मुझसे हो नहीं रहा है। और वहीं पर जो टॉपर स्टूडेंट होगा वो कहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार किया है, इस क्वेश्चन को देखते ही वो उड़ा देगा। तो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो वहां पर आपके अलग दिखती हैं और एक एवरेज बच्चे में और एक टॉपर बच्चे में। तो सबसे पहली चीज कि आप यहाँ पर इस चीज पे फोकस मत करिए कि क्या टाइम स्पेंड किया आपने। यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है, आपको यहाँ पर देखना है कि क्या आपने जो भी आपने टाइम इन्वेस्ट किया है उसकी वजह से कुछ इंप्रूवमेंट लाई है आपके मार्क्स में। देखिए, आप एग्जाम के लिए जब प्रिपरेशन करते हैं तो आपको थोड़ा सा मार्क्स फोकस्ड होना ही पड़ता है। आप ऐसा सोचेंगे कि सर नहीं मैं तो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करना चाहता था, ऐसा थोड़ी ना कि एग्जाम के लिए मैं सिर्फ ये कुछ कुछ चीजें ऐसे कर लेता हूँ और उसकी वजह से सिर्फ मार्क्स मिल जाएंगे, उससे मेरा फायदा क्या होगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप सिर्फ पढ़ाई करके अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं? कुछ तो स्ट्रेटेजीज भी होती होंगी जो यहाँ पर डिफरेंट बनाती हैं आपको एक टॉपर के साथ। तो सबसे पहली चीज कि यहाँ पर आप सिर्फ टाइम को ट्रैक मत करिए कि मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं 20 घंटे पढ़ रहा हूँ। आप सबसे ज्यादा चीज ये देखिए कि आप वो पढ़ाई के साथ आप
उसको क्वालिटी में बदल पा रहे हैं या नहीं, तो उसको कैसे बदलेंगे, आइए उसके बारे में भी हम डिस्कशन अब करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें, सबसे बड़ी दिक्कत होती है एग्जीक्यूशन गैप में। ठीक है, यहाँ पर जो एक टॉपर बच्चा होगा और एक यहाँ पर एक एवरेज बच्चा होगा, उनके बीच में सबसे बड़ी चीज होगी एग्जीक्यूशन का ही गैप। ठीक है, अगर आप एवरेज स्टूडेंट, मतलब आप एवरेज स्टूडेंट हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके एग्जीक्यूशन में ये सारी कमियां हैं तो मतलब आप भी इसमें कोई ना कोई गलती कर रहे हो और इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं पीछे ड्रैग हो रहे हो। जो आपकी रैंक आनी चाहिए थी या जो आपने अब तक तैयारी करी थी, वहां से आप थोड़ा सा लैग कर रहे हो अपनी चीजों में। तो सबसे पहली गलती क्या हो सकती है, माइंडसेट की। जैसे मैंने बताया कि जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है वो एफर्ट ड्रिवन ज्यादा पढ़ाई करता है, वो सिर्फ सिलेबस के पीछे लगा रहता है। वो यहाँ पर बस ये देखता है कि ज्यादा से ज्यादा मेरा टॉपिक हो जाए, या फिर वो एक टॉपिक के पीछे पड़ जाता है ना। जैसे मान लो उसने एक रिएक्शन पढ़ी, उसने देखा एक रिएजेंट है ये, अब वो रिएजेंट के जब तक मैं सारे क्वेश्चन नहीं कर लूंगा, जब तक मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगा कि मेरी परफेक्ट तैयारी हो गई। अरे ऐसा थोड़ी होता है। आप मुझे बताइए, क्या एक रिएजेंट से ही आपका पूरा पेपर बनेगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। या फिर कोई एक टॉपिक ऐसा आ गया जिसकी वजह से आप कह रहे हो कि नहीं, इससे मेरे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो यही टॉपिक को मैं जब तक खत्म नहीं करूंगा, चाहे मेरे को 1 महीना लग जाए, तो क्या मुझे बताइए उससे आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला है? वो एक टॉपिक की वजह से हो सकता है आप जितना पढ़ सकते थे उससे ज्यादा पढ़ सकते थे, उस चीज को आपने अपनी चीजों में खराब कर लिया है। वहीं पर जो टॉपर स्टूडेंट होगा वो ये देखेगा, क्या मैं अगर ये चीज पढ़ रहा हूं तो क्या मुझे उससे बेनिफिट मिलने वाला है या नहीं, या फिर जो मैंने यहाँ पर पढ़ाई करी है उससे मुझे कितना आउटकम मिलने वाला है। सबसे पहली चीज है माइंडसेट। ठीक है, तो माइंडसेट में आपको सबसे पहले डिफरेंस लाना पड़ेगा। दूसरी चीज यहाँ पर स्टडी के फ्लो की। जनरली हम सब यही करते हैं कि थ्योरी पढ़ ली, फिर उसके नोट्स पढ़ लिए, फिर उसके बाद रिवीजन कर लिए। एक आध बार रिवीजन मुश्किल से करते हैं, पहली बात तो लोग करते ही नहीं रिवीजन, और अगर कर लिया तो एक आध बार रिवीजन कर लिया। और वही सबसे बड़ी गलती होती है कि सिर्फ थ्योरी और नोट्स पढ़ने से आपका कभी भी एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी और नोट्स पढ़ना ये जरूरी है, ये नहीं कह रहा मैं कि ये जरूरत होती ही नहीं है, लेकिन जब तक आप थ्योरी और नोट्स के साथ साथ क्वेश्चंस को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हैं और कॉन्सेप्ट के बाद जब तक उसके पीवाईक्यूज आप नहीं लगाते हो, देखो पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि पीवाईक्यूज एक अंडररेटेड चीज है, पीवाईक्यू को लोग समझते ही नहीं है। वो कहते हैं कि पीवाईक्यूज तो सर क्या ही करना है, लेकिन पीवाईक्यूज से ही आपको आइडिया लगता है कि जो आपने पढ़ाई करी है क्या वो बिल्कुल सही है या नहीं, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े थे क्या वो यहाँ पर एक्यूरेट बैठ रहे हैं या नहीं। और हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो आपने पढ़े ही ना हो, ऐसी कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े ही ना हो। तो पीवाईक्यूज यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और यही टॉपर्स सबसे पहले ट्राई करते हैं कि कॉन्सेप्ट पढ़ते ही उसके पीवाईक्यूज कर लो। ठीक है, पीवाईक्यूज कर लिए, उसके बाद क्या करते हैं, वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं। कैसे भाई, आप स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चंस करते हैं ना, और भी बहुत सारी चीजें क्वेश्चंस कर लिए, ये सब करते हैं टॉपर्स की। ये होता है टॉपर्स का माइंडसेट। और एवरेज के माइंडसेट मैंने बताया, बस वो यहाँ पर थ्योरी और नोट्स और इसी चीज को बार बार रिपीट करते रहते हैं बस। ठीक है, इसी चीज को रिपीट करते हैं, अगला टॉपिक उठा लिया फिर थ्योरी नोट्स, और पीवाईक्यूज तक तो शायद वो पहुंचते भी नहीं है। फिर थर्ड चीज है यहाँ पर टेस्ट की फ्रीक्वेंसी। आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अब तक एक भी बार टेस्ट नहीं दिया होगा, है ना। अभी तक आपने 2 या 3 महीने की तैयारी की होगी और उसमें आपने एक बार भी टेस्ट नहीं दिया होगा। तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, सब लोग सोचते हैं कि सर लास्ट के 10-15 दिन होते हैं, उस टाइम पे ना थोड़ा सा पैसे कम हो जाते हैं, है ना। कुछ लोग ही मैं मान सकता हूँ कि हो सकती है ये प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप भाई इसी तरह से अगर सोचेंगे कि लास्ट के 15 दिन में हम या 10 दिन में कुछ एक आध टेस्ट दे देंगे, फुल टेस्ट, उससे मेरा काम हो जाएगा, तो ये एक बहुत ही गलत सोच होगी। क्यों? क्योंकि जब आप एंड में टेस्ट देते हो ना, तो उस टाइम तक आप पहली बात तो इतने ज्यादा रिवीजन करके नहीं जाते हो, और आपने ना तो इतने अच्छे से क्वेश्चन अप्रोच की होगी कि आपको समझ आए कि हाँ ये क्वेश्चन को कैसे टैकल करना था। और उस वजह से क्या होता है, एंड के टाइम पे जब आप 15 से लास्ट के 10-15 दिन बाद टेस्ट देते हो, लास्ट के 15-20 दिन के बीच में टेस्ट देते हो, तो उस समय पे मार्क्स कम आते हैं काफी बच्चों के, और वो वहां पर डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि सर मैंने तो 6 महीने पढ़ाई की थी और उसके बावजूद भी मेरे सिर्फ 50 मार्क्स आ रहे हैं, 30 मार्क्स बन रहे हैं, इतने क्वेश्चन में गलती हो रही है, तो क्या मेरा पेपर होगा भी या नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है क्योंकि वो यहाँ पर शुरू से कंटिन्यूअस टेस्ट देते ही नहीं है। ना तो उन्होंने कभी यूनिट टेस्ट दिए होंगे, ना ही कभी पार्ट टेस्ट दिए होंगे, इन्होंने टेस्ट दिए ही नहीं होते हैं। वो एंड के चक्कर में बैठे रहते हैं और इसी वजह से सबसे बड़ी दिक्कत उनके एग्जाम में भी देखने के लिए मिलती है। और लास्ट चीज जो होती है वो होती है मिस्टेक हैंडलिंग। ठीक है, मिस्टेक हैंडलिंग क्या होती है भाई, यहाँ पर आपने कोई चीज पढ़ी थी, उसके आपने मान लो एक बार वो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए, लेकिन उसके बाद उसको आपने देखा कि हाँ ये मैंने जैसे कोई टॉपिक के क्वेश्चन करे और उस टॉपिक में से मुझे ये गलती दिखाई दी कि हाँ ये गलती हो रही है, तो उसको वो इग्नोर कर देते हैं या फिर उसको सोचते हैं कि थ्योरी पढ़ के मेरा काम हो जाएगा, मुझे उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे यहाँ पर कहीं पर उसके बारे में कुछ जानने की जरूरत है। लेकिन वहीं पर जो टॉपर स्टूडेंट होगा वो एक एरर बुक बना लेगा, ठीक है, एक नोटबुक अलग से मेंटेन करेगा जहां वो अपने हर टेस्ट की, अपने हर क्वेश्चन की गलतियों को लिखेगा और उसको लिखेगा कि किस वजह से ये गलतियां हुई हैं। ठीक है, कैटेगरीज बना लो
सिली मिस्टेक्स हुई है, क्या मेरे यहाँ पर कॉन्सेप्ट में कमी थी, या फिर मेरी कैलकुलेशंस की मिस्टेक थी। अलग अलग यहाँ पर कैटेगरीज में आप जब क्वेश्चंस को डालोगे कि ये गलती इस वजह से हुई है, ये गलती इस वजह से हुई है, तब आपको समझ आएगा कि आपकी जो मेजर पोर्शन में गलतियां हो रही है वो कहाँ हो रही है, और उनको बार बार रिपीट करो, रिविजन करो। ठीक है, जैसे जैसे आप रिवाइज करोगे वैसे वैसे आपकी वो गलतियां रिड्यूस होती हुई चली जाती हैं। ठीक है, तो यही आपकी मेन माइंडसेट्स होती हैं जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है। और एग्जीक्यूशन में एक एवरेज बच्चा एवरेज ही बना रह जाता है और टॉपर बच्चा अपनी रैंक को इंप्रूव कर लेता है सिर्फ एक माइंडसेट की वजह से। ओके, फिर अगली बात करें अगर हम, तो काफी बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया पहले थ्योरी पढ़ लेंगे फिर उसके नोट्स बनाने में लग जाएंगे। ठीक है, थ्योरी नोट्स और यही चीज वापस वो साइकिल में रिपीट करते रहते हैं। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है, उनके बस लास्ट तक आते आते टाइम ही नहीं बचता है। क्योंकि भाई देखिए सीएसआर नेट का अगर मैं कहूं तो सिलेबस बहुत वास्ट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको 100% जब तक सिलेबस पूरा नहीं होगा जब तक आप कुछ भी नहीं करेंगे। सब लोग यही करते हैं कि पहले सोचेंगे सब 100% सिलेबस पूरा कर लेते हैं। हमने भाई अब यहाँ पर कोर्स लिया है, 100% जब तक सिलेबस पूरा नहीं होगा मैं तब तक पीवाईक्यूज ही नहीं करूंगा। और उसमें से काफी बच्चे ऐसी दिक्कत में फंस जाते हैं कि वो सिर्फ सिलेबस में लगे रहते हैं और लास्ट तक एक बार भी पीवाईक्यू नहीं किए होते हैं। कई बार तो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पीवाईक्यूज को देखकर भी नहीं जाते हैं। हो सकता है उन्होंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ ली, क्वांटम पढ़ ली, सॉलिड पढ़ लिया, है ना, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, लेकिन एक का भी पीवाईक्यू ट्राई नहीं किया उन्होंने। और अगर मान लो किसी के पीवाईक्यूज कर भी लिए तो पूरे नहीं करके जाते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और आप यहाँ पर देखना जब भी एग्जाम बनता है पीवाईक्यूज से रिलेटेड बहुत सारी चीजें उसमें रिपीट होती हैं। ऐसा नहीं है कि पीवाईक्यूज करना जरूरत नहीं होती है। पीवाईक्यू जब आप करते हो तो आपको एक आइडिया भी लगता है कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जा सकता है और क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या होता है। समझ गए। और वहीं पर अगर हम बात करें टॉपर्स की, तो टॉपर्स यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले पीवाईक्यूज कॉन्सेप्ट पढ़े, पीवाईक्यूज लगा लिए। ठीक है, पीवाईक्यूज लगा लिए, उसके बाद वो देखते हैं कि अच्छा यहाँ मेरी मिस्टेक हुई है तो वो मिस्टेक्स को नोट कर ली। फिर क्या करते हैं वो पीवाईक्यूज आपको सिर्फ एक एग्जाम पैटर्न बताता है कि यहाँ पर एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछी जा रही है। लेकिन अब जरूरी थोड़ी ना पीवाईक्यू का जैसा क्वेश्चन था एज इट इज पूछेगा, वो चेंजेस भी तो कर सकता है। तो वो क्या करता है टॉपर स्टूडेंट, वो यहाँ पर एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चंस करता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चंस, आप ये तो नहीं है कि अब एक एक बुक खोल के बैठेंगे, तो मैं आपको ये दोनों ही चीजें बताऊंगा आपको कैसे करनी है। अगर आप यहाँ पर पीवाईक्यूज करने की बात करते हैं तो आप यहाँ पर नीचे यूट्यूब चैनल पे ही जाइए, आपको सीएसआर नेट की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी पीवाईक्यूज की, A to Z की पीवाईक्यू लिस्ट है आपकी। उसमें एक एक टॉपिक के आपके शुरू से लेके एंड तक के पीवाईक्यूज है। अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपकी कोई मेंबरशिप में भी नहीं है, तो आप चाहे तो जाकर डायरेक्टली पीवाईक्यूज वहां से भी देख सकते हैं और आपको पूरे पीवाईक्यूज से एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन अप्रोच होती है और क्वेश्चन को पूछा किस तरह से जाता है। ओके, तो पीवाईक्यूज यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब तक आप पीवाईक्यू नहीं करते हैं आपको यहाँ पर आइडिया भी नहीं लगने वाला है कि एग्जाम में क्या पूछा जाने वाला है। फिर उसके बाद जब आपने पीवाईक्यूज कर लिए उसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है टेस्ट सीरीज की। ठीक है, आपने पीवाईक्यूज कर लिए, फिर उसके बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चंस भी कर लिए। ठीक है, अब स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चंस में कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है, वो सोचते हैं कि सर इतनी सारी बुक्स हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं कहाँ कहाँ तक बुक्स को छाटूंगा और कैसे कैसे क्वेश्चंस को करूंगा। तो अगर आप यहाँ पर स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर विज्ञान वृक्ष ब्रह्मोस सीरीज लेकर आता है हर साल हर पेपर में। मतलब जैसे आपका नेट का साइकिल चलता है उस पर 1 या सवा महीने पहले विज्ञान वृक्ष में ब्रह्मोस सीरीज आपको देखने के लिए मिलती है, जिसमें स्टैंडर्ड बुक के ही मोस्ट जो प्रोमिनेंट होते हैं कि जो एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीटेड होते हैं या फिर वैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उससे भी थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको ब्रह्मोस सीरीज में देखने के लिए मिलते ही मिलते हैं। तो अगर आप यहाँ पर चाहें तो ब्रह्मोस सीरीज का भी यहाँ पर वेट कर सकते हैं, आपको अप्रैल एंड में ब्रह्मोस सीरीज देखने के लिए मिल जाएगी और वहां पे आप ब्रह्मोस सीरीज को ज्वाइन करके अपने क्वेश्चंस को इंक्रीज कर सकते हैं और आपकी प्रैक्टिस भी उससे इंप्रूव होने ही वाली है। और पीवाईक्यूज के मैंने बता ही दिया, जैसे कि आप यूट्यूब पे जाएंगे आपको पूरी प्लेलिस्ट वहां पर देखने के लिए मिल ही जाएगी। फिर बात करते हैं यहाँ पर, तो आपने जैसे आप पीवाईक्यूज कर लिए, स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चंस भी आप साथ साथ कर रहे हैं, लेकिन अब दिक्कत यह आती है कि आपने एक बार भी टेस्ट नहीं लगाया। आप क्वेश्चन भले ही कितना प्रैक्टिस कर लें, जब तक आप उसको टेस्ट की फॉर्म में ना दें, एक टाइम लिमिट में या टाइम बाउंडेशन में आप एक पूरा पेपर ना देखें, तब तक आपको एक पेपर की फीलिंग नहीं आएगी। और आप जब पेपर करोगे वहां पर एग्जाम को टाइम बाउंडेशन में आपको सबसे बड़ी कमी आती है टाइम मैनेजमेंट की। ठीक है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूं तो जब आप फर्स्ट पेपर में जाओगे ना, आप पहली बात तो क्वेश्चन सेलेक्ट करने में इतना टाइम लगा दोगे, आप यही नहीं समझ पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन मेरे को अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। तो 60 क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं पार्ट सी में, वो 25 सेलेक्ट करने में ही आप टाइम वेस्ट कर दोगे और आपका लगभग पेपर वहीं पर ही खराब हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले आपको यूनिट टेस्ट ये करने जरूरी होते हैं। यूनिट टेस्ट मतलब हर एक टॉपिक जो आपने जैसे मान लो कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया आपने, तो कोऑर्डिनेशन के पूरे चैप्टर के एक बार टेस्ट दे दिया आपने, उससे फिर आइडिया लगा लो कि हाँ यहाँ पर कोऑर्डिनेशन में
मान लो मेरे को आउटर स्फीयर और इनर स्फीयर निकालने में दिक्कत हो रही है कि किस तरह से कब यहाँ पर आउटर स्फीयर रिएक्शन होगी, कब इनर स्फीयर मैकेनिज्म होगा, है ना। अगर मान लो आपको कलर स्पेक्ट्रम में प्रॉब्लम आ रही है, या आप क्वांटम केमिस्ट्री में हकल थ्योरी में प्रॉब्लम हो रही है, एमओटी में प्रॉब्लम हो रही है, स्लेटर के क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, या पर्टर्बेशन में दिक्कत आ रही है, ये तभी आपको आइडिया लगेगा जब आप इसके यूनिट टेस्ट देंगे और जब ही आपको समझ आएगा कि यहाँ पर क्या क्या गलतियां हो रही हैं। ठीक है, तो यूनिट टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद यहाँ पर पार्ट टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपने एक बार यूनिट टेस्ट दे दिया, आपको इस टॉपिक का आइडिया लग गया कि ये मेरी गलतियां होती थी और इस गलती को मैं ऐसे इंप्रूव कर सकता हूं। लेकिन ये गलती आपने सिर्फ एक टॉपिक में देखी। अब मान लो आपने एक टॉपिक रिवीजन करके पेपर दे दिया होगा, अब अगले बार में मान लो मैं 4 टॉपिक को एक साथ दे दूं आपको, और उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उस पार्ट के भी, और कुछ अलग अलग टॉपिक्स के भी क्वेश्चन होंगे। तो उस टाइम पे 4 चीजों में आपको जब एक साथ चीजें फोकस करनी होंगी, एक एक टॉपिक के साथ साथ नहीं है बल्कि आप 4 टॉपिक के साथ फोकस करोगे, तो वहां पर भी काफी सारी मिस्टेक्स आपको देखने के लिए मिलती हैं। कहीं पर होगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कहीं पर होगा बिल्कुल मेमोराइज करने वाला क्वेश्चन होगा, और कहीं पर ऐसा होगा बिल्कुल कैलकुलेशन करवाएगा वो आपसे। तो जब ऐसे चीजों में माइंड स्विच होता है बार बार, तो वो मिस्टेक्स भी करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप इतने मतलब पहली बार में एग्जाम दें और उसमें कोई प्रॉब्लम ही ना हो, कोई सिली मिस्टेक हुई ही ना हो। हमेशा किसी न किसी के साथ सिली मिस्टेक होती है, और इसको रिड्यूस करने का एक ही तरीका है, पहले आप यूनिट टेस्ट की गलतियों को देखो, वहां से फिर आप पार्ट टेस्ट में जाओ जिसमें 3 से 4 यूनिट का टेस्ट होता है। इनको जब आप दोगे, जब आप पार्ट टेस्ट को दोगे तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आप मेजर टेस्ट को दो। ठीक है, मेजर टेस्ट सीरीज में क्या होता है, यहाँ पर जैसे पूरी फिजिकल की एक टेस्ट सीरीज हो गई, तो पूरे फिजिकल के जितने टॉपिक्स होंगे सबके क्वेश्चंस उसमें होंगे, और वो बनाई भी इसी तरीके से जाती है कि किस तरह से आपका एग्जाम में डिस्ट्रीब्यूशन होता है पेपर के अंदर भी। जैसे अब ऐसा तो नहीं ना कि जब आप पढ़ते हो तो सॉलिड बहुत बड़ा टॉपिक है ना, इलेक्ट्रो बहुत बड़ा टॉपिक है, क्वांटम भी बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में वहां पर कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं वो आपको पता चलता है जब आप पूरे टेस्ट देते हो। तो उसी वेटेज के अकॉर्डिंग वहां पर टेस्ट भी बनाए जाते हैं, और आपको उसी से एक आइडिया भी मिलता है कि मुझे किस टॉपिक पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, कौन सी चीजें मेरी वीक है और कौन सी चीजें मेरी स्ट्रांग है, और कहां पर मैं रिपीटेडली मिस्टेक कर रहा हूं। उन मिस्टेक्स को यहाँ पर बार बार करने की जगह आपको उसे नोट करना है, और उसके लिए एक नोटबुक बनानी है। ठीक है, और ये कहां पता चलेगा, जब आप अलग अलग तरह से टेस्ट देते हो। तो जब छोटे टेस्ट दोगे तो आपको सिर्फ एक टॉपिक का आइडिया लगेगा, जब आप थोड़े से बड़े टेस्ट दोगे तो आपको और बड़ा और आइडिया लगेगा कि कहाँ गलतियां हो रही है। जब आप पूरी एक फिजिकल, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक ऐसे मेजर टेस्ट दोगे तो आपको और क्लियर होगा कि किन किन टॉपिक से मुझे ज्यादा फोकस करना है, कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। और लास्ट में जब आपके लास्ट के 15 या 10 दिन बचते हैं, 20 दिन बचते हैं, उस टाइम पे आपके फुल टेस्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब तक आपको फुल टेस्ट की आदत ही ना हो, आपको यही ना पता हो कि कब क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं और कितने क्वेश्चन की जरूरत है, जब तक आपको यहाँ पर पेपर में भी यही प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। ओके, तो ये आपका पूरा का पूरा एक पैटर्न होता है। पहले आप यहाँ पर ये सारे जब टेस्ट देते हैं, इन टेस्ट में जो जो गलतियां होती हैं, ठीक है, इन टेस्ट में जितनी भी गलतियां होती है, इन गलतियों को नोट करिए, एक यहाँ पर कॉपी बनाओ और उस कॉपी के अंदर यहाँ पर सारी चीजें लिखो। ठीक है, तो आपको टेस्ट एनालाइज करना है और यहाँ पर इन टेस्ट को देखना है कि कौन सी गलतियां मेरी हो रही है, उन डाटा को एक्सट्रैक्ट करो और इसको एक नोटबुक में लिख लो। समझ आई बात। और काफी बच्चे यहाँ पर अब ऐसे होंगे कि सर अभी तो एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं आया, तो एप्लीकेशन फॉर्म आने देते हैं, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज आखिरी में जब 15-20 दिन बचेंगे तब ले लेंगे, या फिर अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की अभी इतनी क्या जल्दी है, एप्लीकेशन फॉर्म आने दो सर, अभी तो 2 महीना पेपर भरा जाएगा, फिर जून में जाके कहीं पेपर होगा, तो हम तो बढ़िया स्टूडेंट है ना, हम तो मई के एंड में भी जाकर कर लेंगे सब चीजें। पेपर पीवाईक्यू करने में कितना टाइम लगेगा, हमने अगर सब कुछ पढ़ लिया है तो एक एक दिन में पीवाईक्यू कर देंगे हम सारी चीजों के, है ना। और यही सबसे बड़ी गलती होगी और वहीं पर आप सबसे ज्यादा लैक भी करोगे लास्ट में, क्योंकि लास्ट में जितना माइंड पे प्रेशर होने वाला है ना, आप नहीं समझ पाओगे कि क्या चीज पहले करें और क्या चीज बाद में, और उस टाइम आपको ये समझ आएगा कि क्या शायद मेरे को शुरू से कर लेना चाहिए था, तो ये गलतियां मेरी नहीं होती। समझ गए। तो सबसे पहली चीज कि आप यहाँ पर वेट मत करिए टेस्ट सीरीज के लिए कि भाई जब एग्जाम आएगा उसी टाइम पे टेस्ट सीरीज लूंगा। आप अभी से टेस्ट सीरीज ले लीजिए और अभी से क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करना स्टार्ट करिए। आप डेली भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, आपने अपने अंदर भी, और आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा दिखेगा कि हाँ ये क्वेश्चंस तो मैंने कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज में भी देखे थे, ये क्वेश्चन तो शायद मैंने कभी पीवाईक्यूज में करे थे, या ये क्वेश्चन मैंने कभी फुल टेस्ट में भी किया था। तो वो आपके माइंडसेट में जब होगा और जब वहां पर आप देख लोगे वही, तो आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बूस्ट होता है और आप अपने एग्जाम में भी अच्छा करके ही आते हो। सही है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया नोटबुक लिखना, ठीक है, आपने जो यहाँ पर टेस्ट दिए उसमें से गलतियां देखो, क्या क्या गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों से सीखो। सीखोगे कैसे, जब आप एक नोटबुक को मेंटेन करोगे। तो यहाँ पर आपको बनानी है एक एरर नोटबुक, ठीक है, एक एरर नोटबुक बनानी है जिसके अंदर आप
सबसे पहले एक पी वाई, जैसे आपने एक टेस्ट दिया 12, मान लो एक एग्जाम के एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो आपने 12 अक्टूबर, ठीक है, एक डेट है, एक डेट पे आपने क्या किया, कोई टेस्ट दिया, जैसे मान लो थर्मोडायनेमिक्स का टेस्ट दिया आपने। थर्मोडायनेमिक्स के टेस्ट में आपने देखा कि उसके अंदर जो सबसे ज्यादा गलतियां हो रही है मेरी, वो हो रही है कैलकुलेशन की मिस्टेक, है ना। आप यहाँ पर एग्जाम देते हो तो उस टाइम पे कैलकुलेटर की प्रॉब्लम आती है, कैलकुलेटर में आप कई बार गलतियां लिख देते हो, कैलकुलेशन गलत कर देते हो, या हो सकता है आपने फॉर्मूला गलत कर दिया। तो फॉर एग्जाम्पल आपने कैलकुलेशन की मिस्टेक करी, तो आप उसको लिख लो कि ये मिस्टेक कैलकुलेशन की वजह से ज्यादा हो रही है, आपके कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं है, बस कैलकुलेशन में गलतियां हो रही हैं। उसको कैसे ठीक कर सकते हो, आप बार बार यहाँ पर फॉर्मूलाज पढ़ के और बार बार उसकी कैलकुलेशन को कैलकुलेटर से प्रैक्टिस कर करके जितनी बार आप हो सके एक्यूरेट डाटा की तरफ जाओ, तो आपकी वो गलतियां भी रिड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस ही है और कुछ नहीं है यहाँ पर। फिर आपने जैसे मान लो अगले दिन टेस्ट दिया या फिर कुछ दिन बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने टेस्ट दिया, आपने देखा कि भाई मेरे रिएजेंट्स भी ठीक हो रहे हैं, बाकी सब चीजें भी ठीक हो रही हैं, लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चंस में यदि प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो भाई, आप पहले तो देखिए क्या मेरे मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट में कमी है, या फिर मैं क्वेश्चन को अप्रोच गलत तरीके से कर रहा हूं। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करोगे, फिर से अपने नोट्स को रिव्यू करोगे और रिव्यू करके फिर क्वेश्चंस को भी देखोगे और क्वेश्चंस में अप्रोच देखो कि क्या वहां पर अप्रोच हो रही है, क्या वो कोई एक्सेप्शन का केस तो नहीं है, या फिर वो कुछ ऐसा केस तो नहीं है जहां पर मैं कुछ और सोच रहा हूँ और होना कुछ और चाहिए। तो ऐसी चीजों से आप यहाँ पर डील करोगे। फिर आपने मान लो कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी, उसमें आपने देखा कि कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं गलत मेरे, पर वो किस वजह से हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट की वजह से, कि कॉन्सेप्ट गलत हो रहे हैं। तो उस केस में आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करो और रिवाइज करने के बाद आप यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इस तरीके से जब आप नोटबुक को मेंटेन करेंगे तो आपको अपनी गलतियां भी समझ आएंगी और उसी तरीके से आप उसको रिव्यू भी करोगे। और जो आपके टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं और आपकी एक एवरेज स्टूडेंट के बीच में सबसे बड़ी कमी यही होती है कि वो इस चीज को बनाते ही नहीं है, ठीक है। टॉपर्स क्या करते हैं, पहले इसको बनाते हैं और फिर उसके बाद इसको हर 3 से 4 दिन में रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं खुद की बात करूं, पर्सनल एक्सपीरियंस, तो मेरा जैसे आप एग्जाम से बात करते हो, जैसे जैसे आप टेस्ट देते हो ना, तो मैंने भी देखा था कि मेरी इलेक्ट्रो में ये गलतियां हो रही थी, ठीक है। इलेक्ट्रो में मैं कैलकुलेशन में गलती कर रहा हूँ, जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे आंसर ठीक होते हैं, लेकिन मैं लास्ट में कोई पॉइंट्स की मिस्टेक कर देता हूँ या फिर नेगेटिव और पॉजिटिव की प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, तो उसकी वजह से भी आंसर गलत हो सकते हैं। तो मैंने उसको नोटबुक्स बनाकर लिखा था, ठीक है। तो नोट्स बनाए थे, जब उसको लिखा था, तो इन चीजों से आप यहाँ पर अपने आप को देख सकते हैं कि इफेक्ट आता ही आता है, ओके। फिर उसके बाद अगर हम आगे की बात करें, तो आप डेली रूटीन के अंदर अपनी एक्टिविटीज को चेंज करिए। काफी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आप सोचेंगे कि अभी हम पहले ना पढ़ लेते हैं और लास्ट के 15-20 दिन बचेंगे जब, तो उस टाइम पे हम यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पर उसकी वजह से क्या होगा, आपने जो कॉन्सेप्ट आज पढ़े होंगे वो 40 या 50 दिन बाद आपको याद नहीं होंगे। आप अभी भी आप देख लो उठा के, क्या अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने जो क्वांटम सबसे पहले दिन पढ़ी थी, या जो आपने कोऑर्डिनेशन सबसे पहले दिन पढ़ी थी, या फिर आपने जो कोई शुरुआत में सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था, अगर मैं आज एकदम से आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, तो क्या आप उसको बिल्कुल एक्यूरेटली आंसर कर पाओगे? आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे होंगे जिनका आंसर अभी भी कह रहे होंगे कि शायद सर हो सकता है, या फिर आधे से बच्चा तो ऐसा भी होगा कि जो कहेगा कि सर नहीं, मेरे को रिवाइज करना ही पड़ेगा, उसके बिना मैं अभी शायद एक भी क्वेश्चन को हल नहीं कर पाऊंगा। तो ये सबसे बड़ी कमी है कि आप शुरू में सिर्फ पढ़ने पर ध्यान ना दीजिए, आप साथ साथ इस चीज को हैबिट में डालिए। और इसको कैसे डाल सकते हैं आप, इसको 40-40-20 इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। 40-40-20 का क्या मतलब होता है, 40 मींस आप यहाँ पर डेली रिवीजन करिए, आप जैसे पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ते रहिए, साथ साथ आप यहाँ पर डेली भी रिवीजन करिए। रिवीजन यहाँ पर आप 40% रखिए, है ना। मान लो जैसे आप 10 घंटे पढ़ते हो, तो 10 घंटे में से 4 घंटे आप रखिए रिवीजन के लिए, ठीक है। फिर अगले 4 घंटे आप किस चीज के लिए रखेंगे, यानी अगला 40% प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। जो आप यहाँ पर प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस की, वो यहाँ पर आपकी 40% होगी, और जो लास्ट का 20% बचेगा वो यहाँ पर आप करेंगे जो वीक टॉपिक्स आपके हैं। जैसे मान लो आपका वीक टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स आपको लगता है कि मेरा बहुत वीक टॉपिक है, तो उसके लिए आप लास्ट के 2 घंटे देंगे कि इसको मैं रिवाइज करूंगा, और जब तक उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं उनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ये सब चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इससे ही आपको एक बेसिक आइडिया मिलेगा कि जो आपने गलतियां की थी उससे आप सीख रहे हो। और जब ये माइंडसेट आ जाता है ना कि आप गलतियों को ठीक कर रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है और अपनी प्रिपरेशन में भी आप कहीं ना कहीं एक बूस्ट देखते ही हो, ओके। तो ये सारे पॉइंट्स जो थे यहाँ पर मुझे लगे थे कि आपके लिए जरूरत हो सकती है। आप अभी 60 डेज की बात कर रहे हैं, तो अभी बहुत ज्यादा टाइम बीता नहीं है। अगर आप आज से भी इस चीज को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आपके माइंडसेट में भी बहुत ज्यादा चेंज होगा। आप जो गलतियां अभी रिपीट कर रहे हो
वो गलतियां भी वहां पर सबसे कम होगी। और एग्जाम अगर आप मान लो 1-2 नंबर से भी रह रहे होंगे ना, तो आप वो आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। अगर आपको लगता है मैं 20-30 नंबर से रह रहा हूँ, तो वो एग्जाम आराम से आपका क्वालिफाई हो सकता है। और अगर आप सिर्फ क्वालिफाई कर रहे हो तो आप हो सकता है अपनी रैंक को भी इंप्रूव कर लो, हो सकता है आप अंडर 10 आ जाओ, अंडर 50 आ जाओ, ठीक है। वैसे तो बहुत ज्यादा रैंक मैटर नहीं करती है जब आप जेआरएफ की बात करते हो, लेकिन आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग देखोगे कि हाँ कि मैंने तैयारी बहुत अच्छी की थी, शायद इसीलिए मेरी बहुत अच्छी रैंक आई, तो एक कॉन्फिडेंस भी आपकी लाइफ में बूस्ट करता ही है। सही है, तो ये आपके मेन पॉइंट्स हैं। और जैसे कि मैंने बताया, आप अभी पीवाईक्यूज के लिए जो भी प्रैक्टिस करेंगे उनको आप यूट्यूब से देख सकते हो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पर ब्रह्मोस सीरीज का वेट कर सकते हैं, जो कि अप्रैल एंड में ही आने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो से मेरे ख्याल से आपने बहुत सारी चीज़ सीखी भी होंगी, और कुछ मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पर शेयर किए। तो अगर आप इन चीज़ को इंप्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में अभी 60 डेज तक, तो आप भी इंप्रूवमेंट देखेंगे, और आप भी हमारे साथ यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे कि बिल्कुल एज इट इज जो आपने सर बताया था वो चीज़ हमने करी, तो उससे मुझे ये बेनिफिट बिल्कुल मिला। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर मिलेंगे कभी नेक्स्ट सेशन में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए यार, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी बताओ कि ये सब टिप्स अगर आप फॉलो करोगे तो आप भी अच्छा कर सकते हो। क्या पता वो भी ऐसी गलतियां कर रहे हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उनको भी बताना कि आप वो गलती को दोबारा ना दोहराओ, और उनको भी रोको कि वो भी वो गलतियों को दोहराए ना। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए थैंक यू।